हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। हमारे पिछले लेक्चर में मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में हमारे फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नाम है लीवरेज। पिछले क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बेसिक कुछ बातें बताई थी। ये चैप्टर क्या है, किस बारे में है, तो मैं फटाफट से आपको पहले रिवाइज करवा देता हूं जो हमने पिछले क्लास में किया था। इस चैप्टर में लीवरेज चैप्टर का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेट कैपिटल के हेल्प से शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करती है और रिटर्न ऑन इक्विटी को कैसे इंक्रीज करती है। इसी चैप्टर में हम लोग बिजनेस के रिस्क को भी असेस करना सीखते हैं, जिसमें मेनली दो तरीके की रिस्क होती है, ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस की जो ऑपरेटिंग रिस्क होती है वो बिजनेस के ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस की वजह से होती है, जैसे कि सैलरी, रेंट, ये सारी चीजें। और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से बिजनेस की जो एक दूसरी रिस्क होती है इसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ये बेसिकली फाइनेंशियल चार्जेस के बारे में होती है, यानी कि बिजनेस के इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, सॉरी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ये दो तरह की लीवरेजेस हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल रिस्क को हम लोग मेजर करते हैं। और इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। यानी कि बिजनेस के अंदर जो ऑपरेटिंग रिस्क है और फाइनेंशियल रिस्क है, इन दोनों को मिलाकर जो टोटल रिस्क बनती है बिजनेस की, उस टोटल रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, डिग्री ऑफ ओवरऑल लीवरेज या डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज या डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। लास्ट लेक्चर में मैंने काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन की थी। आज हम लोग इस चैप्टर में लीवरेज में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला सीखेंगे। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपको एग्जाम्स में थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज हम लोग लीवरेज के चैप्टर में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो हमें ध्यान रखना है, याद रखना है, जिससे कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले लीवरेज में हम लोग देखेंगे इनकम स्टेटमेंट के बारे में। इनकम स्टेटमेंट, तो आपको ये जो स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है। इस चैप्टर में आने वाले जो भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल होंगे उसे सॉल्व करने के लिए मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में आपको इस स्टेटमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट अगर आपको नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे प्रॉब्लम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमें लीवरेज में सबसे पहले क्या समझना सीखना है, इनकम स्टेटमेंट। आप देखो इनकम स्टेटमेंट, ये बिल्कुल आपको वैसे ही लगेगा जैसा आपने कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में आपने मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट पढ़ा था। आप लोगों को याद होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ऐसा आपने पढ़ा था ना मार्जिनल कॉस्टिंग में, जब हम लोग मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते थे। करीब करीब यहाँ पर आपको वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। आप थोड़ा बहुत वहां पर देख के आप कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेकिन मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। और ये और भी नीचे तक जाती है। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जैसा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में हमने सीखा था। तो इनकम स्टेटमेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल से। तो बिजनेस की जो सेल्स है उसे सबसे पहले लिखते हैं, और सबसे पहले सेल्स में से हम लोग कौन से कॉस्ट को रिकवर करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आप लोगों को जरूर पता होगा, आप लोगों ने अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में इसे पढ़ा होगा। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वेरिएबल कॉस्ट बिजनेस की वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ वेरी करती है। यानी कि जब आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाता है। जब आप अपने बिजनेस की प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज हो जाता है। और अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगता है। यानी वेरिएबल कॉस्ट इज दैट टाइप ऑफ कॉस्ट विच वैरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और विच वैरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन के वॉल्यूम या क्वांटिटी के बेसिस पे ये वेरिएबल कॉस्ट जो है ये वैरी करती है। बढ़ाने से बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ाने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम करने से वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्शन बंद करने से वेरिएबल कॉस्ट भी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो सेल्स में से सबसे पहले हम लोग रिकवर करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, और सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचता है इसे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और इस कंट्रीब्यूशन में से हमें नेक्स्ट रिकवर करना पड़ता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो बिजनेस की जो भी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं,
लेस करते हैं, माइनस करते हैं। ये कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है? ये बिजनेस की ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जो भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस लग रहे हैं, जैसे कि रेंट, सैलरी, ये सारी चीजें, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन में से ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी बिजनेस की इनकम, और इस इनकम को हम लोग नाम देते हैं ईबीआईटी, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट के बाद हमें क्या मिलेगा? ईबीआईटी, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपके बिजनेस की वो अर्निंग है जो आपने की है, लेकिन इस अर्निंग में से आपका अभी तक इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है और गवर्नमेंट को आपने टैक्स भी अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, तो इसीलिए इसे नाम दिया जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से हम लोग नेक्स्ट जो आइटम को माइनस करते हैं, ये है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब जो पैसे आपने बोरो किए थे, जो आपने लोन लिया था, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यहां से माइनस करेंगे। इसके बाद जो अमाउंट बचेगा इसे बोलते हैं पीबीटी, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 12 में रेशियो वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। आपने अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर क्लास 12 में किया था, वहां पर भी इस तरह की चीजें आपने ईबीटी, ईबीआईटी, पीबीटी, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, आपको थोड़ा बहुत वो याद आ रहा होगा, है ना? तो अच्छे से समझिए, पीबीटी आ गया। अब पीबीटी में से हम लोग टैक्स माइनस करेंगे जो गवर्नमेंट को देते हैं, और टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट हमें बचेगा इसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसे शॉर्ट में बोला जाता है पैट। ठीक है, इसे ईएटी भी बोलते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसके बाद हम पेमेंट करते हैं डिविडेंड, और जब डिविडेंड देने की बारी आती है तो पहले पहले किसे डिविडेंड दिया जाता है, आप बताइए। आप लोगों ने अपने कॉमर्स बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनका नाम ही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी कि इन्हें प्रेफरेंस मिलेगा दो चीजों में। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यों पड़ा? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो चीजों में प्रेफरेंस मिलती है, पहला रिगार्डिंग पेमेंट, और दूसरा रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो कभी भी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कोई इन्वेस्ट करता है तो डिविडेंड उसे पहले मिलेगा, यानी डिविडेंड के पेमेंट में उसे प्रायोरिटी मिलेगी। साथ ही साथ अगर कंपनी बंद होती है तो कैपिटल का जो रिपेमेंट है वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलेगा, इक्विटी वालों से पहले। तो डिविडेंड भी इक्विटी वालों से पहले मिलेगा और कैपिटल का रिपेमेंट भी वाइंडिंग अप के टाइम पे इक्विटी वालों से पहले मिलेगा। तो इसकी वजह से इस तरह के शेयर्स को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर, और इसे होल्ड करने वालों को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देते हैं इसे बोला जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो पैट में से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दे रहे हैं वो माइनस करेंगे, और इसके बाद जो हमारी प्रॉफिट बचेगी, ये प्रॉफिट बचती है किनके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचती है। तो इसलिए इस प्रॉफिट को हम लोग नाम देते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि ये जो हमारे पास जो प्रॉफिट बचा है ये किनके लिए है? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि इसमें से हमने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, सरकार को टैक्स भी पे कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड भी दे दिया। अब जो कुछ भी बच गया वो किसके लिए बचा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा। तो इसीलिए बोलते हैं इसे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और इसे शॉर्ट में हम लोग एक नाम देते हैं पैफेस, PAFESH, यानी कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, आपको समझ में आया? और ये जो पैफेस है इसमें से हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को माइनस करते हैं, यानी बिजनेस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे अगर पैफेस को, तो हमें क्या मिल जाएगा? अर्निंग पर शेयर, जिसे शॉर्ट में ईपीएस बोला जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? पैफेस बाई एन, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये है आपका इनकम स्टेटमेंट, जो लीवरेज के चैप्टर में आपको बहुत 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 काम आने वाला है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको इसके हेल्प से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ये इनकम स्टेटमेंट अगर आपको नहीं पता, नहीं याद है, तो फिर कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको परेशानी आएगी। तो ये इनकम स्टेटमेंट आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है। समझाने का तो वैसे मैंने आपको समझा दिया एक एक चीज, लेकिन फिर भी आपको इसे बाय हार्ट लर्न कर लेना है। ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको ये इनकम स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हमने अपने लीवरेज चैप्टर में जो फर्स्ट फॉर्मूला है या जो फर्स्ट पार्ट है फॉर्मूला का, इनकम स्टेटमेंट, वो हमने समझ लिया। अब मैं आपको आगे कुछ चीजें बताता हूं। मैंने आपको बताया था ना, ये जो इनकम स्टेटमेंट है जो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, इसे तीन पार्ट में ब्रेक किया जाता है, इसे तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट, फर्स्ट पार्ट को, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट को बोलते हैं फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट, और इसके बाद इस टोटल को मिला के बोलते हैं ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट। यानी ऊपर जो हमने ये देखा इनकम स्टेटमेंट, इसे हम लोग क्या करते हैं?
ब्रेकअप करते हैं इनका। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसे बोला जाता है ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट। ये कहां से कहां तक है? सेल्स से लेकर ईबीआईटी तक, सेल्स से लेकर ईबीआईटी तक के बीच का जो पार्ट होता है इसे बोला जाता है ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट। फिर इसके बाद ईबीआईटी से लेकर ईपीएस यानी कि लास्ट तक का जो पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट। और इस पूरे को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं? ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट, यानी पूरा सेल से लेकर ईपीएस तक। समझ में आया? अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो होते हैं, हमें पता है बिजनेस में दो तरह के खर्चे होते हैं, दो तरह के कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के वॉल्यूम के साथ साथ वेरी करता है, मतलब दोज कॉस्ट व्हिच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन आर नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड होता है सारे लेवल ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि प्रोडक्शन आप बढ़ाओ तो भी उतना ही लगेगा, प्रोडक्शन कम करो तो भी उतना ही लगेगा, इवन अगर आप प्रोडक्शन ना भी करो तो भी फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही लगेगा। यानी फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन यू विल हैव टू इंकर फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस की फिक्स्ड होती है, अनचेंज्ड होती है, कांस्टेंट होती है। Even if there is no production, irrespective of level of production, you will have to pay fixed cost, right? तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये भी दो तरीके की होती है, एक ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब बिजनेस के जो रेगुलर डे टू डे ऑपरेशंस है ना, उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं फिक्स्ड नेचर के, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि आपके बिजनेस में जो आप सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, या जो डेप्रिसिएशन लग रही है, ये सारे आपके फिक्स्ड कॉस्ट है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, है ना, बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, लाइक सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होती है फाइनेंशियल चार्जेस, यानी कि इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये सारी आपकी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है। समझ में आया आपको? तो फिक्स्ड कॉस्ट भी दो तरीके की है, एक ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, एक फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्टिंग में आपने ये डिफरेंस नहीं पढ़ा था, कॉस्टिंग में सिर्फ आप दो तरह के कॉस्ट पढ़ते थे, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट तो अलग है और फिक्स्ड कॉस्ट में फिर से दो सेग्रीगेशन है, एक ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, एक फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, चलिए फाइनेंस में थोड़ी सी चीजों को ज्यादा डिटेल में एलैबोरेट करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ा आपको कुछ कुछ चीजें और ज्यादा अलग तरीके से आपको दिखेंगी। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बिजनेस की जो रिस्क होती है वो हम लोग मेजर करना, इवैल्यूएट करना सीखते हैं इस चैप्टर में, लीवरेज में। और बिजनेस में मेनली दो तरीके की रिस्क होती है, ऑपरेटिंग रिस्क, जिसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। और दूसरी रिस्क होती है फाइनेंशियल रिस्क, जिसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, और ऑपरेटिंग लीवरेज को हम लोग बोलते हैं डॉल यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, और फाइनेंशियल लीवरेज को बोलते हैं डीएफएल यानी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो इनका कैलकुलेशन आखिर होता कैसे है, इसके लिए भी फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ लीवरेज। लीवरेज को कैसे मेजर करेंगे, कैसे हम लोग रिस्क, लीवरेज को मेजर करना मतलब रिस्क को मेजर करना, रिस्क की मेजरमेंट करना, इवैल्यूएशन करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, यानी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं डॉल, DOL। इससे हमें क्या पता चलता है? ऑपरेटिंग रिस्क का पता चलता है। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो तीन अलग अलग फॉर्मूला मैंने यहां पर बताया है। पहला फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अब आप पूछेंगे सर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ईबीआईटी क्या होता है? ये सारी चीजें आपको इनकम स्टेटमेंट में मिल जाएगी, है ना। मैंने अभी स्टार्ट ही किया था फॉर्मूला बताना इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट अगर आप समझ जाते हो, इनकम स्टेटमेंट अगर आप बनाते हो, तो वहां से आपको कंट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा, ईबीआईटी भी मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला को समझने के पहले, इसीलिए मैंने बोला था ना आपको पहले इनकम स्टेटमेंट को समझना है, क्योंकि अगर आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं समझ आता, अगर आप इनकम स्टेटमेंट नहीं जानते, तो फिर आप ये फॉर्मूला भी यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूला के अंदर इनकम स्टेटमेंट के सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए, तो डॉल का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, परसेंटेज डेल्टा ईबीआईटी। डेल्टा मतलब ये जो ट्रायंगल का साइन है ना, इसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं। और ये डेल्टा क्या इंडिकेट करता है? ये फ्लक्चुएशन यानी कि चेंज इंडिकेट करता है। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। तो परसेंटेज डेल्टा ईबीआईटी का मतलब परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इसका मतलब क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा सेल्स, यानी कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इस तरीके से भी हम लोग डॉल कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला होता है सेल्स बाय मॉस।
मॉस का मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये भी आपने अपने कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर हम लोग जो भी एडिशनल सेल्स करते हैं इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला जाता है, और यहां से हमें क्या मिलती है, प्रॉफिट मिलती है। तो अब बहुत बच्चों को याद नहीं होगा मॉस का फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर मॉस का भी मीनिंग और फॉर्मूला दे दिया। मॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहला फॉर्मूला है मॉस कैलकुलेट करने का, सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, यानी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ठीक है, तो सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस करेंगे तो मॉस मिल जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो है ईबीआईटी बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये भी आपने कॉस्ट में पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में, पीवी रेशियो। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर पीवी रेशियो याद तो आ रहा है, सुना सुना तो लग रहा है, पर याद नहीं, काफी टाइम हो गया कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग किए हुए, अब मेरे को ठीक से कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। पीवी रेशियो सुना सुना सा लग रहा है, पर एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं याद नहीं आ रहा है। तो देखो नीचे यहाँ पर पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैंने लिखा है और ब्रेक इवन का भी फॉर्मूला लिखा है। तो अगर आपको ब्रेक इवन सेल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा था, पर अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन सेल्स। देखो मैंने यहाँ पर लिखकर बताया है, ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, इस फॉर्मूला का यूज करके आप ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हो। और पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है इसका भी नीचे फॉर्मूला बताया गया है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। और कंट्रीब्यूशन और सेल्स कहां से मिलेगा, आपको ऊपर इनकम स्टेटमेंट से। देखा, फिर से इनकम स्टेटमेंट का जरूरत पड़ गया ना, तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट पहले आपको अच्छे से क्या करना है, पता करना है, याद करना है। इनकम स्टेटमेंट पता होना चाहिए, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। आपको दिख रहा है ना, इस सारे के सारे फॉर्मूलाज के अंदर वो सारे आइटम्स आ रहे हैं, वो सारे आइटम्स आ रहे हैं जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट अगर आपको पता होगा तभी आप ये सारे फॉर्मूला को यूज कर पाओगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारे फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए। ये जो भी फॉर्मूलाज है ना, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लीवरेज चैप्टर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको इन फॉर्मूलाज के हेल्प लगेंगे। इन फॉर्मूला के बिना आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं ना फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जैसे आपने अकाउंट्स में पढ़ा था अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें करंट रेशियो, क्विक रेशियो है ना, डेट इक्विटी रेशियो, बहुत तरह के रेशियो हम लोग निकालना सीखते थे, वो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर था। इसी तरह से कॉस्टिंग में आपने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें हम लोग पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स, मॉस, ये सारी चीजें निकालना सीखते हैं, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें भी हम लोग कई तरह के वेरिएंस निकालना सीखते हैं। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपको याद करना पड़ता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में ये जो चैप्टर है ना लीवरेज, ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, तभी आप प्रॉब्लम बना पाओगे। तो ये हमारा था फर्स्ट फॉर्मूला किसका, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का, जिसे हम लोग डॉल बोलते हैं। सेकंड जो हमारा लीवरेज है वो है डीएफएल, यानी कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। बिजनेस के फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डीएफएल कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अब डीएफएल जब आप कैलकुलेट करोगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो यहाँ पर आपको दो चीजें देखनी है। नंबर ए, व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, और व्हेन देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अगर बिजनेस में प्रेफरेंस शेयर्स है तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है बिजनेस में तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना नहीं पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड बिजनेस में है या नहीं है, ये प्रॉब्लम देखकर आपको उसके डेटा से समझ में आ जाएगा। तो अगर मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो फिर आप डीएफएल कैसे निकालोगे, ईबीआईटी बाय ईबीटी, बड़ा ही सिंपल है, ईबीआईटी बाय ईबीटी। इस तरीके से आप डीएफएल निकाल लो, कब, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तब। लेकिन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस टी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा ये क्या है, दिस इज 1, दिस इज 1। ठीक है, 1 माइनस टी, तो ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई पैफेस। ठीक है, तो ये जो है ये भी डीएफएल का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, अगर प्रॉब्लम के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड है तब। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला तो एक एक चीजों के लिए मैंने आपको दो तीन फॉर्मूला बताया, लेकिन कब किस सिचुएशन में कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करना है ये डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन के ऊपर। एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन दी गई है, किस तरीके की डेटा प्रोवाइड की गई है, उसके बेसिस पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विच फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड, राइट। तो कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, इट विल डिपेंड अपॉन द डेटा गिवन इन द प्रॉब्लम। एक और फॉर्मूला होता है डीएफएल कैलकुलेट करने का, जो कि परसेंटेज के फॉर्म में नीचे दिया गया है, परसेंटेज डेल्टा
ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा ईबीआईटी, यानी कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमने समझ लिया। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज से हमें बिजनेस का ऑपरेटिंग रिस्क पता चलता है। हमने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी समझ लिया, इससे हमें बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क पता चलता है। और ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को मिलाकर इसका जो मल्टीप्लाइड इफेक्ट होता है इसे बोलते हैं ओवरऑल रिस्क ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस के ओवरऑल रिस्क को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज या डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज को शॉर्ट में डीसीएल बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज भी है जिसे शॉर्ट में डीटीएल बोलते हैं। इसके क्या फॉर्मूला है? इसका भी दो फॉर्मूला है, एक है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, ठीक है, या फिर एक दूसरा फॉर्मूला है परसेंटेज डेल्टा ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा सेल्स। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये दोनों में से जैसा भी प्रॉब्लम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहेगा, डेटा रहेगा, उसके बेसिस पे अपने फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन इन द प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो फॉर्मूला अपने को सीखना है वो है ब्रेक इवन पॉइंट का। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट भी आपने कॉस्टिंग में पढ़ा था, मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये दो तरीके की होती है, एक होती है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरी होती है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ऐसा आपने कॉस्टिंग में नहीं पढ़ा था, कॉस्टिंग में सिर्फ एक ही ब्रेक इवन पॉइंट होता था, पर यहाँ पर दो ब्रेक इवन पॉइंट हो सकते हैं, दो तरह के ब्रेक इवन पॉइंट हो सकते हैं, एक ऑपरेटिंग बीईपी यानी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, दूसरा फाइनेंशियल बीईपी यानी कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। दोनों के अलग अलग फॉर्मूला है। सबसे पहले देखो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इट मींस द लेवल ऑफ सेल्स वेयर ईबीआईटी इज जीरो, यानी कि वो लेवल ऑफ सेल्स जहां पर ईबीआईटी जीरो होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ये निकालते कैसे हैं? इसकी जो फॉर्मूला है वो है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, सेकंड आती है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है इट मींस द लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज जीरो, यानी वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर ईपीएस जीरो हो जाती है, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? पीडी। पीडी का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, बाहर में प्लस आई। अब इन सारे नोटेशंस का मीनिंग आपको यहाँ पर दिया गया है, आई थिंक यहाँ नहीं दिया गया, मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ये 1 माइनस टी है। ठीक है, इसे आई मत समझिएगा, दिस इज 1 माइनस टी। अब यहाँ पर मैं मीनिंग आपको लिखवा देता हूँ। ये सारे स्क्रीन पे आपको जो भी फॉर्मूलाज वगैरह दिख रहे हैं ना, इनकम स्टेटमेंट और अभी तक उसके बाद जो भी मैंने फॉर्मूला वगैरह सिखाया, ये सब आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करना है। जो भी चीजें मैं स्क्रीन पे आपके लिए नोट्स लिख रहा हूँ या फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये सब आपके कॉपी में आपको नोट डाउन करना है। एग्जाम के टाइम पे आपको अपने इसी नोट किए गए नोटबुक में से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो हर एक चीज जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये आपके कॉपी पे भी होना चाहिए, आपको ये नोट करना है। ठीक है, चलो तो पीडी, पीडी का मतलब क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड। टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है टैक्स रेट। ये कैसे लिखना है आपको? डेसिमल में। ठीक है, टैक्स रेट यहां पर डेसिमल में लिखना है। और आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है यहां पर इंटरेस्ट। ठीक है, आई का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। तो यहां जो इस फॉर्मूला के अंदर जो भी चीजें दी गई है ना, वो मैंने आपको यहां पर लिख के दिखा दिया। पीडी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, 1 माइनस टी, तो 1 का तो ये तो नंबर है 1, और टी का मतलब टैक्स रेट डेसिमल में। डेसिमल में का मतलब क्या होता है? अगर मान लो टैक्स रेट 40% है तो आपको इस तरीके से डेसिमल में लिखना है। 40% आपको ऐसे परसेंटेज के फॉर्म में नहीं लिखना है, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। तो 40% अगर होगा तो आपको क्या लिखना है? टैक्स रेट 0.40। अगर टैक्स रेट 50% होगा तो आपको ऐसे नहीं लिखना 50%, ऐसे आपको नहीं लिखना है। 50% को आप डेसिमल में कैसे लिखोगे? 0.50 ऐसे लिखोगे। समझ में आ रहा है? चलो, और आई का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। अब ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर लिखाया, पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी प्लस आई, ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे? इसका डेरिवेशन यहाँ पर नीचे ग्रीन कलर से दिया हुआ है।
ये आप नोट कर लो आपके कॉपी में, और आप मैथमेटिकली इसे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद ही से समझ लेना। मैथमेटिकल डेरिवेशन है, जैसे कोई भी फॉर्मूला जब बनती है तो उससे बनाने के लिए उसके कुछ लॉजिक और कैलकुलेशंस होते हैं, उनका एक अपना डेरिवेशन होता है। तो हाउ डिड वी गेट दिस फॉर्मूला, हाउ डू वी डिराइव दिस फॉर्मूला, इसका पूरा डेरिवेशन यहाँ पर बताया गया है ग्रीन कलर से। ये पूरा का पूरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यहाँ पर दिया गया है ग्रीन कलर से लिखकर। मेनली जो आपको याद रखना है वो है फॉर्मूला, जो कि ब्लू पेन से लिखा हुआ है, पीडी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, और बाहर प्लस आई। ठीक है, चलो हो गया। इसके बाद एक नेक्स्ट फॉर्मूला है ईबीआईटी ईपीएस इक्वेशन। ईबीआईटी ईपीएस इक्वेशन यानी कि ईबीआईटी और ईपीएस, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग कैसे दिखाते हैं। इक्वेशन का मतलब आपको पता है, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेट करना। ठीक है, और इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जहां पर बीच में इक्वल का साइन होता है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीजें होती है, उसके राइट हैंड साइड में कुछ चीजें होती है। इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, जहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो तरह के चीजों को हम लोग इक्वेट करते हैं बीच में इक्वल टू के साइन को लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पर ईपीआईटी ईपीएस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में ईपीएस और ईबीआईटी के बीच का जो रिलेशन है वो हम लोग शो करते हैं, और इसे इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग इक्वेट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो आपके स्क्रीन पे, ईपीएस इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस आई, आई मतलब इंटरेस्ट, इनटू 1 माइनस टी, 1 माइनस टी। ठीक है, ये याद रखिए, फिर से मैं बता दूं, ये 1 है, और माइनस पीडी, पीडी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई एन, एन मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, एन का मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, समझ में आया। तो फॉर्मूला नंबर 7 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, ईबीआईटी ईपीएस इक्वेशन। इसके बाद कभी कभी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है बिजनेस की नेट वर्थ। ये नेट वर्थ कैलकुलेट करना हमने रेशियो वाले चैप्टर में भी पढ़ा था क्लास 12 में, जहां पर हमारा चैप्टर था अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस। वहां भी हमने नेट वर्थ कैलकुलेट करना सीखा था। नेट वर्थ का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड या प्रोप्राइटर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड या शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, तो इसे हम लोग नेट वर्थ बोलते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यानी बिजनेस की जो भी टोटल शेयर कैपिटल है, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों मिलाकर बिजनेस की टोटल शेयर कैपिटल ले लो, और क्या करो, रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर दो उसमें। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस टोटल कर दो, आ जाएगा आपका नेट वर्थ या शेयर होल्डर्स फंड। ये आपने शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट में भी आपने देखा होगा। शेड्यूल 3 का जो बैलेंस शीट होता है कंपनीज एक्ट 2013 का, इसमें से जो फर्स्ट आइटम लायबिलिटी साइड में होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के साइड में जो फर्स्ट आइटम होती है वो क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में दो आइटम आती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। तो आप यहां से भी वैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका नेट वर्थ कैलकुलेट करने का तरीका, फॉर्मूला नंबर 8। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है इंडिफरेंस पॉइंट का। ये एग्जैक्टली क्या होता है, ये अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल में समझा नहीं पाऊंगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी एकदम कोर का कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, एकदम डीप वाला कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, तो आप परेशान हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्लैरिटी भी नहीं मिलेगी और परेशान उल्टा अलग से हो जाओगे। तो अभी फिलहाल आप इस फॉर्मूला नंबर 9 को नोट कर लो। थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ। होता क्या है, कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को मान लो फंड की रिक्वायरमेंट है, और उससे फंड के लिए मल्टीपल ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है। ऐसा होता है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मान लो फंड की रिक्वायरमेंट है, और उस फंड के अरेंजमेंट के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव, एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अलग अलग ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि अपना इंडिफरेंस पॉइंट क्या है। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव है, आपके पास जो भी अवेलेबल ऑप्शंस है, उन सारे ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर इनडिफरेंट। यू आर इनडिफरेंट मतलब आप न्यूट्रल हो। इनडिफरेंट होने का मतलब क्या होता है, यू आर न्यूट्रल, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मान लो आपको बिजनेस के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, यू नीड 100 करोड़ ऑफ रुपीज
for your business. Now you have option 1 to raise the fund or option 2 to raise the fund. So suppose there is such a situation where either you follow option 1 or you follow option 2, it doesn't make any difference. You are indifferent. समझ में आ रहा है? आप दोनों में से कुछ भी करो, it doesn't make any difference. You are indifferent at both the options. Indifferent का मतलब समझ में आ रहा है? You are neutral. आपको किसी एक ऑप्शन से ना ज्यादा फायदा हो रहा है ना किसी दूसरे ऑप्शन से कोई नुकसान हो रहा है. आप ऑप्शन 1 में जाओ तो भी आपके लिए बात बराबर है, आप ऑप्शन 2 में जाओ तो भी आपके लिए बात बराबर है. ऐसे सिचुएशन जहां पर दोनों ही केसेस में हमें सेम ही बेनिफिट मिल रहा है, इस सिचुएशन को बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट. क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस पॉइंट. यानी कि आप न्यूट्रल पोजीशन पे खड़े हो, आप इनडिफरेंट पोजीशन पे खड़े हो, इसे इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं. इस इंडिफरेंस पॉइंट को कभी कभी एग्जाम में प्रॉब्लम आती है और आपको बोला जाता है इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कीजिए. तो इस इंडिफरेंस पॉइंट को कैलकुलेट करने का ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर लिखा हुआ है. इसे ज्यादा डिटेल में हम लोग समझेंगे जब हम लोग प्रॉब्लम कर रहे होंगे ना, तो हमारी कॉन्सेप्ट जब थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो इंडिफरेंस पॉइंट का जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से बेटर तरीके से समझ आएगा. अभी तो जस्ट मैंने आपको बोल कर बताया तो थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा, थोड़ा बहुत अभी भी क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब आप प्रॉब्लम कर लोगे तो और भी अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. ठीक है, फिलहाल देखो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है. इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? इट मीन्स अ लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर बोथ द फाइनेंशियल प्लान्स हैव सेम ईपीएस. यानी अगर आपको फंड यानी कि फाइनेंस आपको प्रोक्योर करनी है और आपके पास दो ऑप्शंस है, दो प्लान्स है, तो दोनों में से आप कोई भी प्लान को सिलेक्ट कर लो, अल्टीमेटली ईपीएस सेम ही होगा. जो फाइनल ईपीएस आएगा वो सेम ही आएगा. तो अर्निंग पर शेयर आपका ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों में सेम ही होगा. तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता प्लान 1 में जाओ या प्लान 2 में जाओ, दोनों ही केसेस में आपका अल्टीमेट ईपीएस सेम होगा. इसलिए इसे बोला जाता है इंडिफरेंस पॉइंट. और इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? ये आप देखो ध्यान से, नीचे एक इक्वेशन दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ लिखा है वही सारी चीजें राइट हैंड साइड में भी लिखा हुआ है ना. लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिखा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट आई इंटू 1 माइनस टी माइनस पीडी डिवाइडेड बाई एन. सेम चीज राइट हैंड साइड में भी लिखा हुआ है, बस डिफरेंस ये है लेफ्ट हैंड साइड में हमने 1 1 1 लिखा, देख रहे हैं, आई के पास 1, पीडी के पास 1, डिनोमिनेटर में एन के पास 1. राइट हैंड साइड में हमने 2 लिखा है, आई के पास 2, पीडी के पास 2, डिनोमिनेटर में एन के पास 2. ये 1 और 2 क्या है? इसका 1 का मतलब प्लान ए या प्लान 1, 2 का मतलब प्लान बी या प्लान 2. तो जो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, फर्स्ट ऑप्शंस के डेटा को लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे, सेकंड ऑप्शन के डेटा को राइट हैंड साइड में डालेंगे और इनका कंपैरिजन करेंगे. इस तरीके से हमें इंडिफरेंस पॉइंट मिल जाएगा. तो ये फॉर्मूला फिलहाल आप अभी नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में. जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो और अच्छे से आपको क्लैरिटी मिलेगी अगर अभी आपको ठीक से समझ नहीं आ रही है तो. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट फॉर्मूला अपना है रिस्क एनालिसिस. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि लीवरेज चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क का असेसमेंट करते हैं. बिजनेस के अंदर कितनी रिस्क है इसका एनालिसिस करते हैं. मेनली दो तरीके की रिस्क होती है, ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क. ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना पड़ता है. बिजनेस के फाइनेंशियल रिस्क के लिए हमें डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना पड़ता है. और ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को मिलाकर बनती है बिजनेस की टोटल रिस्क. और बिजनेस के टोटल रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज कैलकुलेट करना पड़ता है. ठीक है, और इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद हमें एनालिसिस करके देखना पड़ता है कि आखिर बिजनेस में रिस्क कितनी है, बिजनेस की रिस्क ज्यादा है या कम है, ये हमें देखना पड़ता है. कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको सिर्फ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज या फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला जाएगा, साथ ही साथ आपको यह भी बोला जाएगा कि आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज या फाइनेंशियल लीवरेज तो कैलकुलेट कीजिए ही कीजिए, और साथ ही साथ आप एनालाइज करके ये भी बताइए कि बिजनेस में रिस्क का लेवल कितना है, बिजनेस में रिस्क ज्यादा है या बिजनेस में रिस्क कम है, ये भी आप बताइए. इसके ऊपर भी आप कॉमेंट कीजिए. तो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं. कभी कभी कुछ प्रॉब्लम में यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज. बट समटाइम्स यू विल गेट सच अ प्रॉब्लम वेयर यू विल हैव टू फाइंड आउट all DFL, DTL, as well as you will have to comment on the level of risk of the organization. बिजनेस की कितने रिस्क चल रही है इसके बारे में भी यू हैव टू कमेंट. ठीक है, तो वो रिस्क एनालिसिस करके ही आप कमेंट कर पाओगे. बिजनेस का रिस्क कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी तो आप कमेंट करोगे ना. तो रिस्क की जो एनालिसिस होगी वो कैसी होगी, ये फॉर्मूला नंबर 10
जो मैंने आपके स्क्रीन पे भी दिखा रखा है, इसके हेल्प से आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वैसे सारे के सारे जितने भी फॉर्मूला, जितने भी पॉइंट मैंने लिखाए हैं, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझना मैंने किसी एक को इंपॉर्टेंट बोल दिया तो बाकी जो अदर्स है वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, नथिंग इज लिस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल दी फॉर्मूलाज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो रिस्क एनालिसिस के लिए यहाँ पर देखो 4 ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर बिजनेस में डॉल भी हाई है, DFL भी हाई है, मतलब डॉल का जो लेवल है वो भी काफी ज्यादा है, DFL का लेवल भी ज्यादा है, तो हाई डॉल हाई DFL, इसका मतलब क्या है, हाईली रिस्की सिचुएशन, बिजनेस काफी ज्यादा रिस्क में है। डॉल हाई होने का मतलब ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा होना, DFL हाई होने का मतलब फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होना, और डॉल और DFL दोनों ही ज्यादा है, मतलब बिजनेस की टोटल रिस्क बहुत ज्यादा है, तो बिजनेस हाईली रिस्की सिचुएशन में है। ठीक है, इसी तरीके से हाई डॉल लो DFL, यानी बिजनेस में जो डॉल है वो तो हाई है लेकिन DFL जो है वो कम है। तो डॉल हाई है, DFL कम है, ये नॉर्मल सिचुएशन है। नॉर्मल सिचुएशन का मतलब ये मोस्ट ऑफ द बिजनेस में ऐसा ही होता है, डॉल हाई होता है, DFL कम होता है, तो दिस इज नॉर्मल। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, थोड़ा बहुत रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। थर्ड सिचुएशन लो DFL, लो डॉल हाई DFL, आपकी जो डॉल है वो तो कम है, DFL ज्यादा है, तो ये प्रेफरेबल सिचुएशन है। प्रेफरेबल सिचुएशन का मतलब हर बिजनेस चाहता है कि ऐसा सिचुएशन हमारे पास हो, यानी कि डॉल जो है वो कम हो और DFL ज्यादा हो, ये हर बिजनेसेस इस तरीके के सिचुएशन में रहना चाहता है, तो ये प्रेफरेबल सिचुएशन है। ठीक है, और नंबर डी क्या है, लो डॉल लो DFL। लो डॉल का मतलब ऑपरेटिंग रिस्क कम है, लो DFL का मतलब फाइनेंशियल रिस्क कम है, और दोनों ही अगर लो है, डॉल और DFL दोनों ही लो है, इसका मतलब बिजनेस की टोटल रिस्क भी बहुत कम है, तो ये आइडियल सिचुएशन बन जाती है। आदर्श, आइडियल मतलब द बेस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन, समझ में आ रहा ना, आइडियल सिचुएशन जो हर बिजनेस का सपना होता है कि मैं इस सिचुएशन में पहुंच जाऊं। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला, समझ में आया आपको मैंने क्या बोला। चलो, तो इस तरीके से अगर हम लोग इसी रिस्क एनालिसिस को अगर थोड़ा सा अच्छे से अगर हम लोग प्रेजेंट करना चाहे, मान लो, तो हम लोग एक ऐसा ग्रिड बना सकते हैं। ठीक है, एक इस तरीके का ग्रिड बना लेते हैं और यहां पर लिखते हैं, मान लो डॉल, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं DFL। तो यहां पर क्या है देखो, डॉल हाई है, DFL लो है, यहाँ पर डॉल हाई है, DFL भी हाई है। ठीक है, यहाँ पर डॉल लो है, DFL भी लो है, यहाँ पर डॉल लो है, DFL हाई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कौन सा क्या क्या सिचुएशन है। हाई डॉल हाई DFL, ये है सिचुएशन नंबर ए। हाई डॉल लो DFL, ये है बी। लो डॉल हाई DFL, ये है सी। लो डॉल लो DFL, ये है डी। तो अगर जो मैंने ऊपर आपको लिख कर बताया, अगर आप उसे जैसे ग्रिड के फॉर्म में अगर समझना चाहो तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिस्क एनालिसिस करते हैं। जो कुछ भी चीजें मैंने फिलहाल अभी आपको फॉर्मूला दिखाकर या लिखवाकर बताया, ये अगर आपको समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पूरे तरीके से समझ नहीं आई, थोड़ा थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा थोड़ा अभी भी लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एकदम से 100% क्लैरिटी नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्योंकि अभी आपने सिर्फ फॉर्मूला देखा है, समझा है और नोट किया है।
जब इन्हीं सारे फॉर्मूलाज के ऊपर जब आप प्रॉब्लम बनाओगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो आपको हर एक चीजें और अच्छे से समझ आएगी, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा अच्छे से बनेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी अपने आप ही बिल्ड होने लगेगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हर एक फॉर्मूला के ऊपर मैं आपको बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज के प्रॉब्लम करवाऊंगा, और बाय द टाइम हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो फिलहाल आज के इस छोटे से सेशन में मैंने आपको लीवरेज चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज थे वो मैंने आपको समझाया, आपको नोट करवाया, और इन सारे फॉर्मूलाज के ऊपर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं स्ट्रेट, अपना इंट्रोडक्शन हो गया, फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सीधा न्यूमेरिकल पे जाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आज के फॉर्मूला के बेसिस पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी फॉर्मूला आप लोगों ने आज अपने कॉपी में लिखा है, इन सभी को अच्छे से घर पे याद कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।